Question number 16. An open capillary tube is lowered in a vessel of mercury. The difference between levels of mercury in the vessel and the capillary tube delta is diya hua hai 4.6 millimeter. What is the radius of curvature of mercury meniscus in the capillary tube? Surface tension of mercury is 0.46, डेंसिटी 13.6. सारी डाटा दिया हुआ है, सारी वैल्यूज दी हुई है और हम जानते हैं कि कैपिलरी राइज के फॉर्मेट में H जो राइज होता है दैट इज इक्वल टू 2 times S cos थीटा अपॉन स्मॉल r रो जी. यहां पर ये जो r है ये कैपिलरी की रेडियस है, लेकिन सवाल में हमसे पूछ रहा है मेनिस्कस की रेडियस. ध्यान से समझना इस बात को. कैपिलरी की रेडियस तो होगी स्मॉल r, ये कैपिलरी की रेडियस होगी, दिस इज कैपिलरी रेडियस. लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है मेनिस्कस की रेडियस. ये मेनिस्कस है और मेनिस्कस एक स्फीयर का हिस्सा होता है, तो यहां पर जो कॉन्टैक्ट एंगल बनता है थीटा, उसी के अकॉर्डेंस में जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस आर आएगा, ये वैल्यू आएगी आर अपॉन कॉस थीटा. इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूं तो H इज इक्वल टू 2S अपॉन कैपिटल R रो जी मिल जाता है. और हमें इसमें पूछा गया है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, तो R इधर ले लेता हूं. 2 इंटू एस की वैल्यू सवाल में दे रखी है, इसकी वैल्यू सरफेस टेंशन 0.46, 0.46 और H नीचे आ जाएगा. H की वैल्यू दे रखी है 4.6 मिलीमीटर, तो 4.6 अपॉन 1000 क्योंकि ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, और इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी दिया हुआ है 13.6 ग्राम, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना पड़ेगा. तो 13.6 इंटू 1000, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, सबको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं. और जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेता हूं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. तो इसको 10 ले लेता हूं. अब ये 1000 तो कैंसिल हो जाता है और इस ये हो जाता है R इज इक्वल टू 2 इंटू 46, नीचे मैं 100 लिख दूंगा और डिवाइडेड बाय ये 4.6 है, इसका मैंने 10 ऊपर ले लिया, यहाँ पर 46 ले लिया, इसकी वजह से 100 ले लिया और इसकी जगह 13.6 और ये 10 था तो 136 लिख दिया इसकी जगह पर. ये 46 से 46 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. कैलकुलेशन सॉल्व करूँगा तो R की वैल्यू आ जाएगी 1/680 मीटर. आंसर 1/680 मीटर, यानी आंसर 2 इज करेक्ट ऑप्शन. आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं. A man can swim in a still water with a speed of 25 meter per minute. If the speed of stream is 15 meter per minute and its width is 100 meter. ये stream है, this is river flow. river इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और इसके फ्लो की स्पीड हमें दे रखी है 25 मीटर पर मिनट. ये हमको डायरेक्टली दे रखा है. इसको मैं मान लेता हूँ u, यानी कि रिवर स्पीड. दिस इज रिवर स्पीड. और इसके अलावा 15 मीटर पर मिनट, 15 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, 15 मीटर पर मिनट रिवर स्पीड. इसके अलावा हमको दिया हुआ है 25 मीटर पर मिनट. ये बोट के स्विम होने की, मैन के स्विम होने की स्पीड है और वो स्विम इस प्रकार से होगा. अगर वो जाना चाहता है बाय क्विकेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट, तो उसको ऐसे स्विम करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में. तो ये उसको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा. इसके अलावा रिवर अपना एफर्ट लगाएगी और इसलिए रिजल्टेंट जो आएगा, इसको मैं VR लिखता हूं, ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसलिए ये इस डायरेक्शन में जाएगा. तो इस सिचुएशन में जो टाइम उसको लगने वाला है वो टाइम होगा T टाइम बराबर ये विड्थ जो कि दे रखी है सवाल में. विड्थ की वैल्यू दे रखी है, विड्थ की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर. ये 100 मीटर दे रखा है सवाल में, यानी 100 मीटर डिवाइडेड बाय VR. इतना टाइम लगेगा उसको जाने में. तो L की जगह मैं 100 मीटर लिख देता हूं और VR इसको मैं यहां से लिख सकता हूं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. अब V सवाल में दे रखा है 25 मीटर पर मिनट. ये तो है रिवर की स्पीड और ये है मैन की स्पीड. अब मैं अगर इसमें डाल देता हूं तो 100 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर की जगह 25 का स्क्वायर और माइनस U स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर. ये सॉल्व कर लेता हूं और इसी प्रकार से ये वाला केस हो गया. ये हो गया क्विकेस्ट रूट, यानी क्विकेस्ट रूट. लेकिन अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहे, शॉर्टेस्ट टाइम, तो इस सिचुएशन के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो टाइम मिनिमम होगा वो तब होगा जब ये वेलोसिटी डायरेक्टली रिवर के परपेंडिकुलर होगी. इसका मतलब इस सिचुएशन में सीधे L/V मिलेगा और L की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास है 100 मीटर और V की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास है 25 मीटर
पर मिनट और ये वैल्यू आती है 4 मिनट। डेफिनेटली ये शॉर्टेस्ट टाइम है, तो वैसे ही अगर मैं सिर्फ इस ऑप्शन को भी सॉल्व कर लूँ तो डायरेक्टली आंसर मिल जाता है सेकंड, क्योंकि हम ये जानते ही है कि ये अगर शॉर्टेस्ट टाइम है तो ये वाला टाइम उससे तो ज़्यादा ही होगा। और आप देख सकते हैं कि 4 मिनट के साथ में 4 से बड़ा वाला यानी 5 मिनट, ये सिर्फ एक ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में है। तो अगर ये सॉल्व नहीं किया, वैसे तो ये सॉल्व किया तो आंसर 5 मिनट मिल ही जाएगा, लेकिन अगर ये सॉल्व नहीं भी किया तो भी हम डायरेक्टली इस आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए फाइनल आंसर जो हमारे पास आता है वो है 5 मिनट एंड 4 मिनट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंसर 2। 18, question number 18, a particle is projected vertically upward from the surface of earth with a speed equal to 1/4 escape velocity. What is the maximum height attained by it from the surface of earth? अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है तो v is equal to √2gh upon 1 plus h upon radius of earth. This is re radius of earth. अब यहां दिया हुआ है ये एस्केप वेलोसिटी का 1/4 और एस्केप वेलोसिटी होती है √2gre और इसका 1/4 है इज इक्वल टू √2gh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। अब यहाँ से 2g कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर कर देते हैं तो आर ई अपॉन 16 इज इक्वल टू एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ मिलता है आर ई प्लस एच इज इक्वल टू 16h, यानी h इज इक्वल टू आर ई अपॉन 15। तो हमारे पास आंसर आ जाता है सेकंड, यानी आंसर 2। और अगर इस तरीके से नहीं करना है तो एक तरीका और पॉसिबल हो सकता है, वो है एनर्जी कंजर्वेशन। और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो ही जाएगी, और इसलिए इसकी जगह मैं रखूंगा -mgre। ये पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे होती है, काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस हाफ m इंटू स्पीड का स्क्वायर। अब स्पीड चूंकि 1/4 दे रखी है एस्केप वेलोसिटी की, तो √2gre अपॉन 4 का स्क्वायर ये स्पीड हो जाएगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है। और फाइनल कंडीशन, इसको सॉल्व करके भी यही आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर हमें वही मिलेगा 2, यानी आर ई अपॉन 15।